अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के हवाले से। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपोजिशन की 11 जमातों पर मुश्तमिल एक तहरीक एक अलाइंस का नाम है, जो कि एंटी गवर्नमेंट है। अब ये जो तंजीम बनी, इससे पहले भी पाकिस्तानी हिस्ट्री में मुख्तलिफ तंजीमें बनी, मुख्तलिफ किस्म की पोजीशन की अलाइंस बनी डिफरेंट वक्तों में। और एक पीडीएम जो बनी थी वो 1966 में अयूब खान के खिलाफ बनी थी। चूँकि अयूब खान का दौर जो था, उसने जो 5 साला मंसूबे बनाए थे और उनके सेकंड मंसूबा बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। लेकिन 1965 में 65 की जंग हुई, तो जंग के बाद प्रॉपरली अयूब खान उसको कंटिन्यू न रख सका, क्योंकि जंग के बाद की जो फाइनेंशियल, सोशल और डिप्लोमेटिकली प्रेशर डेवलप हो सकी, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू न रख सका। और फिर जो बैन थी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे और जो स्टूडेंट यूनियंस पे और ट्रेड यूनियंस पे, वो बैन भी उसने उठाई। अब उसके बाद उसी टाइम के जो अपोजिशन के इम्पॉर्टेंट लीडर थे नवाब सदर नसरुल्लाह खान साहब, उसने इसको लीड किया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अवाम के अवेयरनेस में काफ़ी हद तक अहम किरदार अदा किया, लेकिन उनको कोई कामयाबी नसीब न हो सकी कि गवर्नमेंट के प्रोसेस में वो डायरेक्टली जा सके। उसके रिजल्ट में क्या हुआ, एक मरहला के बाद एक और मरहला जनरल याह्या खान की सूरत में अवाम पे नाफिज कर दिया गया। आज के अगर हम देखते हैं, आज की पीडीएम का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसमें 11 जमातें हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, जीओआई है, बलूचिस्तान के मंगल ग्रुप है, और इस छोटी मोटी जमातें मिलके तकरीबन 11 जमातें हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी जमातों, इनका जो एक बयानिया है वो एंटी मिलिट्री या एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है। बुनियादी तौर पर मसला क्या है, इन तमाम के लीडरों के साथ इन पे करप्शन के मुकदमात है। इन तमाम 11 पार्टी के जो लीडर से नेब की तहकीकात हो रही है और इनके हवाले से ये करप्शन में मुलविस रहे हैं। इनके काफ़ी मेगा स्कैंडल्स है। अब अपनी मेगा स्कैंडल्स को छुपाने के लिए ये मिलिट्री और इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मिलिट्री पे अटैक करेंगे तो रिजल्ट में अवाम के पास जाएंगे। मिलिट्री के अटैक करने की सूरत में, उनके बयानी की सूरत में उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है, इन पर एहतसाब होता है, ये जेलों में जाएंगे, तो फिर ये अवाम की इस अदालत में जाएंगे और अवाम के सामने उनका ये बयानिया होगा, क्योंकि हमने मिलिट्री को टारगेट किया, तो दैट्स वाई हमें पॉलिटिकल बुनियादों पे इन्होंने गिरफ्तार किया, या इन बुनियादों पे क्योंकि मिलिट्री इंस्टीट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, उनकी सुप्रीमेसी है और अबाउट लॉ है, तो देयरफॉर वो लोग जो है जंगल बना हुआ है और वो लोग गिरफ्तार करते हैं और हमें सियासत के मुकदमात पे फंसा दी जाती है। हालांकि ये है कि बुनियादी तौर पर अपनी करप्शन को, मेगा स्कैंडल्स को, फ्रॉड्स को दबाने के लिए, उनको छुपाने के लिए ये लोग जो है इसको सियासी स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब इनकी बात बनी तो इन्होंने सब पार्टियों ने, हालांकि मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी अक्सरियती पार्टी है अददी एतबार से, मेंबरशिप के एतबार से भी, वोटर के एतबार से भी, और उनके मुकाबले में मौलाना फजल रहमान की जीओआई फे है, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है सम स्पेसिफिक एरियाज़ में। कभी में देख ली तो जनूबी अजला के स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी इन्वॉल्वमेंट है, स्पेसिफिक एरियाज तक है। बलूचिस्तान में देख ली तो पश्तून बेल्ट और पश्तून बेल्ट के इनसाइड सिर्फ स्पेसिफिक इलाकों तक है। कराची में किसी वक्त इनकी थी, तो कराची में भी थोड़ी बहुत है, तो पश्तून एरियाज में हैं। तो ये इनकी जो टोटल जो, क्योंकि ये एक फ़िरके की बुनियाद पर इनकी सियासत है और इनकी सियासत एक लिमिटेड है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर मौलाना फजल रहमान को क्यों बना दिया गया। इनके जो इम्पॉर्टेंट वजूहात है वो 5 वजूहात में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ये है कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट है, ऑलरेडी इनकी डिसएग्रीमेंट है, ऑलरेडी वो एक बात पे उनकी एग्रीमेंट नहीं हो रही थी, और अपनी उन एग्रीमेंट न होने की वजह से उन्होंने दरमियानी तौर पर एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जो पीपल पार्टी के लिए भी और मुस्लिम लीग नून दोनों के लिए काबिल कबूल हो, और ये शख्सियत उनकी नज़र में मौलाना फजल रहमान थी। एक वजह तो इनकी ये हुई। सेकंड, मौलाना फजल रहमान के पास जो है इस वक्त अपोजिशन में जिसके पास सबसे ज़्यादा एक अवाम को लाने की सलाहियत है वो मौलाना फजल रहमान है। क्योंकि पिछले साल भी आपने देख लिया कि उन्होंने मार्च में जिस तरीके से मुदर्से के तलबा को, मुदरसों से छोटे बच्चों को उठा के, उनके असातिज़ा को उठा के इस्लाम के इस्तेमाल करके उनको लाके इस्लामाबाद में, तो अवाम के जमा करने का उनके पास एक आर्ट है,
اور ان کے پاس لوگ بھی ہیں، جماعت مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، وہاں کے طلباء بھی ان کے پاس اویلیبل ہے، اور میجورٹی جو دیوبند اسکول آف تھاٹ، پاکستان میں سب سے زیادہ مدارس دیوبند اسکول آف تھاٹ کے، اور ان میں سے زیادہ مدارس جو ہے وہ انڈر دا انفلوئنس آف GOI فے ہے، تو اس وجہ سے وہ ایزیلی لوگوں کو وہاں سے لا سکتا ہے۔ تو عوام کو جمع کرنے کا اس وقت مسلم لیگ کے پاس بھی عوام کو جمع کرنے کوئی ہنر، کوئی اٹریکشن نہیں ہے، ان کے نیریٹیوز جو ہے عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور اپنے گڑھ لاہور جس کو سمجھتے تھے اس میں بھی اب وہ چند سو لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، ہزاروں تک ان کے کچھ بھی جمع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پیپل پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ان کے پاس بھی اتنی نہیں ہے فورس کے اور تمام لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو جمع کر سکے اور لوگوں کو لا سکے، ان کی تو یہ صلاحیت مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، اور ان کے پاس ایک نمبر ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ بھی دی گئی کہ یہ ان کے جو تمام ایکٹیویٹیز ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان میں جان دے سکتا ہے۔ اور پھر کوئٹہ کا انتخاب بھی اس لیے کیا گیا کیونکہ کوئٹہ میں مولانا فضل الرحمان کی آلریڈی وہاں پہ ان کی پشتون بیلٹ میں کوئٹہ کے ایریاز میں کافی پاپولیرٹی ہے، ووٹ بینک ہے، وہاں مدارس بھی ہیں، تو ان لوگوں کو لا کے کوئٹہ کو یہ کامیاب کر سکتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو لیڈنگ پارٹی لاہور لڑکانہ میں کرتے، لاہور کراچی میں کرتے، یا اس کے علاوہ لاہور حیدرآباد میں کر سکتے تھے، لیکن ان کے پاس تو اکثریت بھی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو اٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تیسری امپورٹنٹ وجہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کا آرمی کے خلاف سخت بیانیہ ہے، ان کی نیریٹیوز ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل مولانا فضل الرحمان کے خلاف جب سے تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، چونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے اس سے پہلے ہر حکومت کا حصہ رہا، 80s میں جب ان کی باقاعدہ انٹری ہوئی تو 80s کے بعد ہر حکومت سے ان کی مفادات تھے، ہر حکومت کا یہ حصہ بنتا گیا اور ہر حکومت میں انہوں نے کی، تو اس وجہ سے یہ تأثر ان کا تھا کہ شاید ان کو کسی بھی لیول پہ KP بلوچستان یا فیڈرل لیول پہ کوئی منسٹری مل جائے، کوئی منسٹرشپ کوئی چیئرمین شپ مل جائے، کوئی ریلیکسیشن مل جائے، لیکن عمران خان کی صورت میں ریلیکسیشن تو دور کی بات ہے، چیئرمین شپ اور منسٹری دور کی بات ہے، ان کو تو عمران خان کی صورت میں، عمران خان کے ہوتے ہوئے نیب سے چھٹکارا ملنا بھی ناممکن ہے، اس لیے ان کا بیانیہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس وقت جب وہ PDM کو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو لیڈ کرے گا، تو ان کا بیانیہ فوج کے خلاف کافی ایفیکٹو ہوگا، اور باقی دو پارٹیز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ووٹ بینک نہیں ہے، عددی طور پر اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو لا کے وہ شور و ہول تو کر سکتا ہے، شور مچا سکتا ہے، تو اس لیے یہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ مولانا جو ہے ان کا نیریٹیوز جو ہے آرمی کے خلاف بہت سخت ہے، سنگین ہے، اور دوسرے دن آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے امریکہ سے ان کو تشبیہ دی، جس طرح طالبان نے امریکہ کا حال کر دیا، وہی حال ہم آپ کا یعنی پاکستانی آرمی کا پاکستان کے اندر کریں گے، تو اس سے زیادہ ملک دشمن عناصر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو ملک دشمنی میں اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی کوئی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے، یہ وہی ان کے اولاد ہیں جنہوں نے پاکستانی موومنٹ کی مخالفت کی تھی، جن کے والدین نے پاکستانی موومنٹ کی مخالفت کی تھی، تو ان کی اولاد ہوتی ہوئی ان سے خیر کی توقع رکھنا تو چلو فضول بات ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کا انتخاب کیا گیا۔ اور بات یہ ہے کہ مولانا کو ٹیکنیکس یا کہ حالات کو، سچویشن سے منافع، سچویشن کو کمانا، سچویشن کو کیش کرنا بہت زبردست ان کو ٹیک ہے۔ تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری میں لے جاؤں، جب بے نظیر بھٹو کی پہلے حکومت تھی تو انہوں نے بے نظیر کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ کوئی عورت جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتی ہیں، وزیر اعظم نہیں ہو سکتی ہیں اسلامی ملک کا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ اسی گورنمنٹ کے اندر، بے نظیر کی اسی گورنمنٹ کے اندر ان کو منسٹری ملی، ان کو چیئرمین شپ ملی، اور اسی دوران سے لے کے ہر حکومت میں ان کو کشمیر کمیٹی، چاہے وہ بے نظیر کی ہو یا نواز شریف کو، ان کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ ملتی گئی، اور یوں اسی طرح ان کا جو فتویٰ تھا جو انہوں نے خود ہی جاری کیا تھا اس فتوے کے ہٹ گئے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیزل کی پرمٹ تک بھی حاصل کر لی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک ریلیٹو غلام علی جو پشاور کے ضلع ناظم عالمی بعد میں بن گئے، ان پہ کرپشن کے کافی مقدمات تھے، لیکن ان کی حکومت جب آئی تو انہوں نے KPK میں ان کو بالکل پاک صاف کر دیا۔ حالانکہ وہ تو قبرستانوں پہ بھی، غریبوں کی زمینوں پر بھی قبضہ مافیا کا پشاور میں ہیڈ تھا، اور پشاور کے تقریباً بہت ساری آبادیاں، بہت سارے فلاٹ جو ہے ان کے قبضے میں تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے قبرستانوں کو اور سرکاری اراضی کو قبضہ کر کے بیچ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو انہوں نے صاف کر دیا کیونکہ ان کی رشتہ داری تھی۔ تو اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان جو ہے حالات کو، سچویشن کو کیش کرنے کا، لیکن اب یہ بھول گئے ہیں کہ اب نہ نواز شریف ہے اور نہ بے نظیر بھٹو ہے، اب ان کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اپوزیشن والے تو ان کو لے کے آئے، لیکن سب سے بڑی غلطی کر گئے، کیونکہ
फजल रहमान का जो नैरेटिव्स है इमरान खान के खिलाफ पहले से बहुत सख्त है, आर्मी के खिलाफ सख्त है, और इमरान खान कभी भी इनके साथ कभी भी इमरान खान को ये कैश नहीं कर सकता, और न इमरान खान उसूलों पे कंप्रोमाइज़ करने वाला बंदा है। तो इन सूरत हाल में अपोजिशन की गलती भी है कि मौलाना फजल रहमान जैसे बंदे को, लेकिन अपोजिशन की भी अपनी ज़ाती इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, अपनी मसाइल है जिनकी बेस पे इनको, और फिफ्थ जो मेन वजह है वो है मजहबी काट, जो कि मौलाना फजल रहमान मजहबी काट का इस्तेमाल करता है, और मजहबी काट के अलावा उनके पास कोई हथियार ही नहीं है। उनकी जो सलाहियत है सिर्फ और सिर्फ मजहब कार्ड है, मजहब है, और मजहब कार्ड की बुनियाद पर उनकी सियासत में जिंदा है। बाकी न तो उनको इकानमी का पता है, न उनको सियासत का पता है, न उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है, न उनको इंटरनेशनल रिलेशन का पता है, न उनको किसी चीज़ का। उनको अगर पता है तो सिर्फ मजहबी कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन ये भी पोजीशन की हमियाली है। मौलाना फजल रहमान के जो नैरेटिव है इमरान खान के खिलाफ स्टार्ट ही से वो यहूदी एजेंट का लेबल लगाते हैं, लेकिन कभी उनको ये हिम्मत नसीब नहीं हो सकी कि वो यूएई के खिलाफ भी ये फतवा जारी करे, क्योंकि यूएई ने तो अभी प्रैक्टिकली इसराइल को तस्लीम भी किया। हक तो ये बनता है कि वो जाके इसराइल के खिलाफ उनके तस्लीम होने के बाद यूएई की अपोजिशन कर ले, लेकिन नहीं कर सकता। वहाँ से इनके मदारिस के लिए चंदे आते हैं, सऊदीया के खिलाफ नहीं जा सकता, वहाँ से इनके मदारिस के लिए चंदे आते हैं। इसके अलावा कर्नल कदाफी, इसके अलावा लीबिया के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ से उनके चंदे आते हैं। बहरीन के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो ममालिक है जो कि असल में यहूदियों के दोस्त हैं। हम तो इमरान खान भी यहूदियों का दोस्त नहीं है। पाकिस्तान में सबसे स्ट्रांगेस्ट स्टैंड इमरान खान का है। स्टार्ट से ही वो हर फॉर्म पे कह चुके हैं कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और इसके बावजूद भी मौलाना फजल रहमान का तो अवाम ये जान चुके हैं, अवाम इनकी हकीकत से आशना है कि ये जो नैरेटिव्स है बुनियादी तौर पर सियासी बुनियादों पर मजहबी कॉट का इस्तेमाल है। आपने देख लिया कि पिछले इलेक्शनों में इन्होंने मौलाना फजल रहमान ने और इनके अपने जो लीडर थे इन्होंने इमरान खान पे फतवा लगाया, कभी कदियानियों के साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के फजल से साबित न कर सके, बल्कि इनके जलसों में कदियानियों ने इनकी मदद की थी। ये बात बिल्कुल अंधा रिकॉर्ड है। फिर इसके बाद मुख्तलिफ वक्तों में ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करता है, लेकिन इनका मजहबी कार्ड इस वक्त बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर पॉइंट्स पे है। तो ये वो 5 वजूहात थे जिनकी बुनियाद पे मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। और अपोजिशन की अपनी ख्वाहिशात भी है और कुछ पेरियालिटीज़ भी है, जैसा कि मैंने जिक्र किया उनकी पेरियालिटीज़ के इस वक्त जो है ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है, डायनामिक्स कुछ और है, तो मे भी वो फुलफिल होने के बिल्कुल हो नहीं सकते हैं। हालांकि उनके जहन में ये बात है, क्योंकि इमरान खान सब कुछ अपोजिशन के साथ करने तैयार है, लेकिन करप्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई इनारो इनको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए फजल रहमान साहब की ये हमियाली होगी, अपोजिशन की हमियाली होगी कि फजल रहमान को लीड करके मे भी अपनी उनकी जो पावर है उनके पास तलबा मे भी उनके पास जो टेक्निक्स है लोगों को कैश करने में भी, या उनके पास जिस तरीके से मजहबी कॉर्ड है, या जिस तरीके से वो लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, और जिस तरीके से वो इनकी नैरेटिव्स है आर्मी के खिलाफ, तो इन तमाम उसके बुनियाद पर मे भी कामयाब हो सके, लेकिन उनकी कामयाबी के मुमकिनात 0% है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो डिबेट का टॉपिक था वो था नवाबजादा नसरुल्लाह खान। नवाबजादा नसरुल्लाह खान सियासत के बाउसूल सियासतदान थे। नवाबजादा साहब की अपनी एक पार्टी थी और उन्होंने कभी भी पावर पॉलिटिक्स नहीं की। हमेशा उनकी पार्लिमानी पॉलिटिक्स की बजाय हमेशा उनकी जो सियासत थी वो अवाम की, वो अपोजिशन की अमद किरदार अदा किया, और वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप भी इनको मिली, लेकिन फजल रहमान की तरह लस्सी पी के नहीं, बल्कि उन्होंने और नवाबजादा साहब की डेथ जब हुई तो बहुत सारे सियासतदान जो थे उनके अफसोस कर रहे हैं। नवाबजादा साहब की हॉबी ये थी कि हर मौसम में उनके बागात थे आमों के, और उन लोगों को आम के बागात से गिफ्ट बेचते थे तमाम सियासतदानों को, हालांकि उनके पार्टी के नहीं भी थे, लेकिन उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे और वो हमेशा सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे। इसलिए अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली तो उन्होंने अयूब खान से मुख्तलिफ किस्म की जो मफादात थे उनको पेश नज़र नहीं रखा। लेकिन फजल रहमान भी ये शक है, अगर इमरान खान की जगह कोई और होता, उनको थोड़ी पेशकश होती, तो वो फिर वो पेशकश को लेके अपोजिशन को खैर बात कहते, अपोजिशन को बाय कहते। जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान की पिछली हिस्ट्री से सबूत हमारे पास मौजूद है, जिस तरीके से कश्मीर कमेटी चेयरमैनशिप में ली, जिस तरीके से वो जिस तरीके से डीजल की उन्होंने पार्मट ली, और जिस तरीके से इन्होंने मुशर्रफ के दौर में
1200 कनाल ज़मीन ली, और जिस तरीके से मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ को राह फराहम करके उन्होंने जिस तरीके से केपी और बलूचिस्तान में इन्होंने हुकूमत ली, अपोजिशन का लीडर अपोजिशन बने, हालांकि इनके पास उस वक्त अक्सरियत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अब लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया मुशर्रफ की मेहरबानी से। और मुशर्रफ का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार इस बंदे का होना चाहिए और इसको मुशर्रफ का होना चाहिए, जो एक दूसरे पे इनकी करमात थी, जिसकी वजह से इन्होंने अवाम के आग में, और फिर इंटरनेशनल माफिया का भी था, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ कार्रवाई होनी थी और कार्रवाई हो रही थी, तो इट्स वाई पे इनकी हुकूमत को केपी और बलूचिस्तान में बनाया गया था कि पश्तून जो फीलिंग्स है, पश्तून जो बेल्ट है, वहाँ के लोगों को ऊपर ये जहन में बैठा है कम से कम यहाँ पे तालिबान के रहनुमा मौजूद या तालिबान सोच रखने वाले, जहन रखने वाले, अक्सी रखने वाले लोग मौजूद है। तो इस सूरत हाल में इस ऐसे मफाद परस्त बंदा है, जबकि नज़रुल्लाह साहब की मफाद परस्ती नहीं थी, उनमें उसूलों की बात थी। इसलिए ये हमियाली भी अपोजिशन की है कि शायद वो नवाज़ुद्दीन नसरुल्लाह सानी साबित हो सके, लेकिन नवाज़ुद्दीन नसरुल्लाह सानी कभी नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ मफाद परस्त बंदा जो है और मफाद परस्ती ही इसका दूसरा नाम है। तो ये सब बुनियादी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही, इस हवाले से जो मुख्तलिफ सवालात हैं उसके हवाले से मैंने कोशिश की कि आपके सामने तफसीली फजल रहमान की एक खाका पेश कर सकूँ। उस खाके की मदद से आपके लिए आसानी होगी कि आप इजीली उनकी शख्सियत के बारे में जान सकोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अपोजिशन अवाम के सामने अपोजिशन की जो असलियत है वो अवाम को पता चल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।